तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में जिनकी कहानी पर अगर फिल्म बने तो एक अलग ही लेवल की मिस्ट्री ड्रामा देखने को मिलेगा। नंबर 1, रे ग्रेसर। ये घटना है 15 अप्रैल 2005 की। सोचिए, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है और अपने काम ख़त्म करता है और अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर बात करता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है। वो भी ऐसे गायब नहीं कि कुछ समय बाद उसका या उसकी मौत का सुराग मिल जाए, बल्कि इस तरह गायब होता है कि आज 15 साल बाद भी उसकी कोई अता पता नहीं है। हम ये बात कर रहे हैं अमेरिका के एक पेंसिल्वेनिया निवासी के रे ग्रेसर की। रे का इस तरह से गायब होना सबको चुका गया था। एक अधिकता, एक बेटी का पिता और अच्छी खासी संपत्ति का मालिक। रे का गायब होना अगले दिन उसकी कार का और सेल फोन का उसके घर से 55 मील दूरी पर एक नदी के किनारे से रे का गायब होने के अगले दिन उसकी कार और उसके सेल फोन उसके घर से 55 मील दूरी के एक नदी के किनारे के से पास मिला गया। कुछ महीने बाद रे का लैपटॉप और हार्ड ड्राइव नदी के किनारे मिला। हार्ड ड्राइव बुरी तरह से नष्ट कर दी गई थी। आमतौर पर खुद ही व्यस्त रहने वाले रे ने अपनी मौत के एक दिन अनजान औरत के साथ देखा गया था और उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। जहां उसकी कार बरामद हुई वहीं सिगरेट की राख भी मिली, जबकि हैरान करने वाली बात यह थी कि रे सिगरेट नहीं पीता था। इन सब के अलावा एक सुराग रे के कंप्यूटर से भी मिला। दरअसल रे के ब्राउजिंग हिस्ट्री में पाया गया कि उसने कई बार सर्च किया था कि हार्ड ड्राइव को कैसे नष्ट किया जा सकता है। दोस्तों, इन सब के बावजूद रे का कुछ पता चल पाया। कुछ का मानना है कि रे ने खुद से ही खुद को गायब कर लिया गया जिससे वो एक नई जिंदगी शुरू कर सके। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि रे ने आत्महत्या कर ली। काफ़ी छानबीन के बाद भी जब पुलिस कोई ठोस सबूत न जुटा सकी तो 2009 में रे के ऑफिशियली मृत घोषित कर दिया गया। आप जब रे के गायब होने की हर कड़ी को जोड़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप कोई मिस्ट्री फिल्म की कहानी सुन रहे हैं। नंबर 2, लोरी रे का। दुनिया में हर इंसान की एक अपनी पहचान है। खोजने पर आए तो पता लगाया जा सकता है कि कौन व्यक्ति कहाँ पैदा हुआ था और कहाँ पला बड़ा और उसके परिवार में कौन कौन है। लेकिन अमेरिका के डोनाल्ड्स की रहने वाली एक लोरी रे का की कहानी आम लोगों से अलग थी। लोरी कैनेडी ने बालक रेप से शादी की थी। डॉल्स में बसे गए काफ़ी सारे मैक्सक्राइज होने के बाद 2008 में लोरी ने एक बेटी को जन्म दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि लोरी की ज़िंदगी में अचानक से एक तूफान आ गया और उसकी पति को लगने लगा कि उसकी शादी कामयाब नहीं है और दोनों तलाक ले लेनी चाहिए। ये सदमा लोरी बर्दाश्त न कर सकी और उसने 2010 में आत्महत्या कर ली। यहाँ तक कि ये कहानी दुनिया में बहुत लोगों के साथ घटित हो चुकी है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात थी कि लोरी की मौत के बाद भी सामने आई। लोरी सामने आई। उसकी मृत्यु के बाद जब उसके सामान की तलाशी ली गई तो उसकी अलमारी से कई ऐसे कागजात निकले जिसने उसके पति और पुलिस को हैरानी में डाल दिया। दोस्तों, दरअसल मृत्यु के समय लोरी की उम्र 42 साल की थी, लेकिन कागजात के हिसाब से 1988 से पहले लोरी ने नाम की कोई महिला थी ही नहीं। उनके पास से कुछ दस्तावेज बरामद किए गए जिन पर उसका नाम बेकी सुई टार्जा। बात यही ख़त्म नहीं होती, लेकिन हैरान तो करने वाली बात यही कि रिकॉर्ड से पता चला कि उन दस्तावेज़ों पर जिस विकी की जानकारी दर्ज की थी वो 2 साल की। दोस्तों, लोग हैरान तब हुए जब रिकॉर्ड से पता चला कि उन दस्तावेजों पर बेकी की जानकारी दर्ज की गई थी। एक 2 साल की बच्ची थी जो 1971 में घर से लगी हुई आग में जलकर मर चुकी थी। अगर बेकी मर चुकी थी तो लोरी कौन थी? अगर बेकी मर चुकी थी तो फिर लोरी कौन थी? कहाँ से आई थी? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। दोस्तों, 2016 के तक लोरी पुलिस की फाइलों में एक रहस्यमयी केस बनकर पड़ी रही, लेकिन इन 10 सालों में लोरी की रहस्य से पर्दा उठ गया। लोरी के केस की हकीकत तब तक खुली जब सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर के इन्वेस्टिगेटर जॉय वेलिंगो को 2015 में एक फ़ोन आया। ये फ़ोन न्यूक्लियर फिजिक्स था। दरअसल 2013 के बाद जब लोरी की कहानी अखबारों में छपने लगी थी तब कॉलिन ऑनलाइन ही तब से कॉलिन ऑनलाइन ही इस केस की छानबीन में जुटे हुए थे। कॉलिन ने जय को बताया कि उन्होंने लोरी की डीएनए से उसकी फैमिली हिस्ट्री निकाल ली है। जो कॉलिन की इस बात पर भरोसा करके जय जब उनके बताए हुए पते पर पूछताछ करने पहुंचा तो उन्होंने एक परिवार के लोगों को लोरी की ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया जिस पर उसकी फ़ोटो थी। लाइसेंस को देखते ही परिवार के सदस्य ने चीखते हुए कहा कि ये तो किरबिली है। लोरी की मां का परिवार था
तथा लोरी के असली नाम किरबिल मैक्सन था। जब वह 18 साल की थी तब अपने माता पिता के अलग होने आने के बाद घर से भाग गई थी। इसके बाद उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए मरे हुए लोगों की पहचान अपनाई। आप अपने ही बताई हुई अलग लोरी के जीवन पर फिल्म बने तो क्या आप एक पल के लिए भी ऐसी मिस्ट्री फिल्म नज़र नहीं हटा पाएंगे। नंबर 3, पॉडरेस का घर। इंसान अपने सपनों का घर खरीदने के लिए अपनी आधी ज़िंदगी बिता देता है। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनी छत नसीब नहीं होती। डेरेक व मेरी अबाउट भाग्यशाली थे जो उन्होंने अपने सपनों का घर खरीद लिया था। अमेरिका के न्यू जर्सी में वेस्टिल ने डेरेक ने ये घर खरीद लिया था। $1 लाख इसके ऊपर खर्च किए। डेरेक ने अपनी पत्नी मरिया को और 3 बच्चों के साथ जल्द से जल्द इस 6 बेडरूम वाले शानदार घर में शिफ्ट होना चाहते थे। डेरेक अपनी पत्नी मरिया के साथ 3 बच्चों के साथ जल्द से जल्द इस 6 बेडरूम वाले शानदार घर में शिफ्ट होना चाहते थे। जब सब कुछ ठीक हो चुका था लेकिन थोड़ा रेनोवेशन का काम बाकी था। यहाँ तक सब ठीक था। डेरेक ने उसके परिवार और अपने नए घर को लेकर काफ़ी उत्साहित थे। तभी डेरेक के साथ कोई ऐसा होता है कि जिसकी उनकी रातों रात नींद उड़ जाती है। दरअसल डेरेक एक दिन देख रहा था तभी उसे उसके लेटर बॉक्स से एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में सबसे पहले उसने ये नया घर खरीदने की बधाई दी थी। इसके बाद चिट्ठी लिखने वाले ने लिखा था कि इस घर पर नज़र रखी जा रही है। लिखने वाले का दावा था कि उसकी पुस्त इस घर पर नज़र रखे हुए है। 1920 के दशक उसके दादा ने इस घर पर कड़ी नज़र रखी थी। 1960 के बाद उसके पिता ने तथा अब वो इस घर पर नज़र रखे हैं। उसने डेरेक को यह भी लिखा था कि वह नहीं जानता कि इस घर की दीवारों पर क्या राज दफन है। चिट्ठी लिखने वाले ने अपना नाम की जगह डी वॉशर लिखा था। चिट्ठी को लेकर डेरेक ने पुलिस में शिकायत भी थी लेकिन चिट्ठियों का सिलसिला नहीं रुका। अब तो डेरेक को चिट्ठियाँ धमकी मिलने लगी थी। चिट्ठियाँ लिखने वाला खुद को उनका पड़ोसी बताता था और उसके परिवार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी पता थी। और बच्चों को तंग किया करता था और धमकी हुए उनको ख्याल रखने को कहता था। इन चिट्ठियों को लेकर काफ़ी छानबीन हुई। पड़ोसियों से पूछताछ की गई तो उसके डेरेक ने एक वॉचर का पता लगाने के लिए उन्हें एक FIB ऑफिसर को प्राइवेट जासूस के तौर पर भी रखा लेकिन इन सबके कुछ फ़ायदा ना हुआ। अंत में हार कर डेरेक को एक घर घाटे में बेचना पड़ा। 2016 में आई एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म दी वॉच इसी कहानी से प्रेरित है। फिल्म में एक शख्स जो खुद का नाम दी रोगन बताता है वही इस तरह घर के मालिक को खत लिखता है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने 2018 में सच्ची घटना के राइट्स खरीद लिए थे। नंबर 4, बॉबी डॉनवर। कहते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को अंधेरे में टटोल कर भी पहचान लेती है लेकिन बॉबी डॉनवर के केस में ये बात गलत साबित हुई। 1912 की घटना जब 4 वर्षीय बॉबी डॉनवर अपने परिवार के साथ डेहजूनी स्थित लेकर घूमने गया था। बॉबी डॉनवर यहाँ से अचानक ही गायब हो गया था। जब उसे हर तरफ खोजा गया, पुलिस से रिपोर्ट दर्ज कराई गई लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल पाया। इस घटना के लगभग 8 महीने बाद पुलिस ने मिस पियर बॉबी के बरामद की। बाकी विलियम वॉट्स के नाम से व्यक्ति का था। विलियम पुलिस को बारे में बार कहता था कि लड़की बॉबी नहीं बल्कि जूलिया एडवर्ड्स नाम की महिला का बेटा चार्ल्स ब्रूस है। एंडरसन मगर पुलिस ने उसकी कहानी कुछ भी न सुनी। फिर पुलिस ने भले विलियम की नहीं सुनी लेकिन बॉबी के पिता और उसकी पहचान ही सकते थे। वो उनके बेटा है नहीं बॉबी जिसने दिखने वाला उनके लड़के को लूसेनिया लाया गया और ये बॉबी की माँ अपने बाप को देखते ही कहने लगी वे लड़का उनकी ही बेटे। बॉबी की माँ ने उसके शरीर के तिल तथा अन्य निशानों पर आधार पर इस बात की पुष्टि कर दी कि बॉबी ही इधर विलियम को अपहरण के अपराध में सजा हो रही है। दिन बीतते हुए गए बॉबी के अपने परिवार के साथ घुल मिल गया। दिन बीतते गए बॉबी भी अपने परिवार के साथ घुल मिल गया। 1966 में इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उसके 4 बच्चे थे। उसने अपने साथ बचपन में घटित हुई घटना को अपने बच्चों के साथ साझा कर दिया था। 2004 में बॉबी के छोटे बेटे बॉब डॉनवर ने अपनी बेटी मार्गरेट डॉनवर के कहने पर DNA टेस्ट कराया था। वह चाहती थी कि ये अपने दादा के इस रहस्य को सुलझा सके जो उसने अपने पिता के DNA को उसके चचेरे भाई यानी बॉबी डॉनवर के छोटे भाई के बेटे के साथ मैच कराया। लेकिन हैरानी करने वाली बात यह कि बॉबी के बेटे का DNA उसके किसी चचेरे भाई बहन से मैच न हुआ। मतलब था आज तक किसी को नहीं पता। बच्चों का गुम हो जाना कोई नई बात नहीं। कई बार किडनैप कर लिए जाते हैं तो कई बार जाने अनजाने में घर से बहुत दूर निकल जाते हैं।
लेकिन टिमोथी पेट्रियस का केस बाकी अन्य सभी मिसिंग केसों से अलग है। 11 मई 2011 को 6 साल के टिमोथी के हर रोज़ की तरह उसके पिता ने स्कूल छोड़ा। स्कूल शुरू हुए सभी आधा घंटा ही बीता था कि टिमोथी की माँ एमी पिटसन स्कूल आई और स्कूल अपने प्रदर्शक से कहा कि उनके परिवार में कोई दुर्घटना हो गई है जिस कारण वे टिमोथी को ले जाना चाहती हैं। आखिर एक माँ द्वारा बच्चे को ले जाने के लिए किस आधार पर रोका जा सकता है, सो उसे इजाज़त मिल गई। हैरान करने वाली बात यह थी जिंदा ना मिल सकी। गायब होने के 3 दिन बाद यानी 14 मई 2011 को एमी एक होटल के कमरे में मृत्यु पाई गई। दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह थी कि एमी उसके कमरे में अकेली थी, टिमोथी उसके साथ नहीं थी। तो हैरान करने वाली बात यह थी कि एमी उसके कमरे में अकेली थी, टिमोथी उसके साथ नहीं था। उसके मृत्यु शरीर के साथ मिली तो केवल एक चिट्ठी जिस पर लिखा था कि टिमोथी बिल्कुल ठीक है और ऐसे लोगों के साथ है जो उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे, तुम उसे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। दरअसल टिमोथी के पिता तलाक ले चुके थे। जिम के अनुसार एमी पहले से खुद को मारने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन इन सब के बवाल ये था कि आखिर टिमोथी कहाँ और किस हाल में है। पुलिस ने हर तरफ खोजा लेकिन टिमोथी का कोई मिला जो खुद को टिमोथी बता रहा था। उसने कहा था कि उसका कहना था कि वो 7 साल से 2 किडनैपर्स के कब्जे में था और अब उनके चुगल से भाग गया है। लेकिन अब उस लड़के का डीएनए टेस्ट हुआ तो बात सामने आई कि वो झूठ बोल रहा है। दोस्तों, आज भी ये पुलिस के लिए बड़ा सवाल है कि आखिर टिमोथी कहाँ गायब हो गया, वो जिंदा है या फिर किसी दुर्घटना का शिकार हो गया है। क्या आपको लगता है कि टिमोथी इस मिस्ट्री फिल्म लवर्स को खूब पसंद आएगी? नंबर 6, अनजान यात्री। ये दुनिया रहस्य से घिरी हुई है। बहुत सी अफवाहों के साथ कई ऐसी घटनाएं भी हैं जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। 66 साल पहले जापान एयरपोर्ट पर उतरे एक अनजान यात्री की कहानी भी कुछ ऐसी ही रहस्यमयी है। 1954 में टोक्यो के हेंडा एयरपोर्ट पर एक यात्री उतरा। अन्य यात्रियों की तरह वह भी चेकआउट काउंटर की तरफ बढ़ता है। उसका पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए लिया जाता है। यहाँ तब तक सामान्य था, लेकिन यही बात असामान्य हो जाती है जब पासपोर्ट चेक करने वाली नज़र उसके देश के नाम पर जाती है जहाँ का ये व्यक्ति निवासी है। उस देश का नाम होता है ट्रेंट। इस देश के बारे में वहाँ मौजूद किसी भी कस्टम अधिकारी ने कभी नहीं सुना। उस अनजान यात्री से पूछताछ होती है। उससे जापान आने की वजह पूछी जाती है तो वो बताता है कि यहाँ वे एक बिजनेस ट्रिप पर आया है। उसके अनुसार उसका ये देश फ्रांस और स्पेन के मध्य कहीं स्थित है। पासपोर्ट पर लगी अन्य देशों की मोहर सही थी, लेकिन उस व्यक्ति के कागजात सही नहीं। फिर भला गलत क्या था? गलत ये था कि जिस देश के आने वाले दावे का व्यक्ति कर रहा था वे उस देश की दुनिया की मौजूद ही नहीं था। जिस देश से आने का दावा वह व्यक्ति कर रहा था वह देश दुनिया में कहीं मौजूद ही नहीं था। जिस जापानी कर्मचारी वो खुद को बता रहा था उसे कंपनी का कहना था कि उसका इस तरह के किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। इसी तरह जापान जिस कंपनी में मीटिंग के लिए आया उन्होंने भी ऐसे व्यक्ति की जानकारी को झुठला दिया। जिस होटल में वह व्यक्ति अपना ठहरने की बात कर रहा था उस होटल में भी उसका नाम कोई बुकिंग नहीं थी। परेशान कस्टम ने जब उस अनजान यात्री को वर्ल्ड मैप दिखा उसमें उससे अपना देश खोजने को कहा तो उसकी उंगली एडोरा नाम देश पर जाकर रुक गई और वो झुंझला गया। उसका दावा था कि ये मैप गलत है क्योंकि यहाँ एडोरा की जगह टोरंटो का नक्शा होना चाहिए। उसने ये भी कहा था कि उसका देश वहाँ 1000 साल से स्थित है। उस यात्री की ये हर बात कस्टम अधिकारियों को उलझा रही थी, लेकिन उसके दस्तावेज फर्जी लग रहे थे और तो वो उसके पासपोर्ट पर इसमें पूर्व टोक्यो की कई यात्राओं की मोहर लगी हुई थी। मामले को उलझाते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने होटल के कमरे में पुलिस कस्टडी के साथ उस अनजान यात्री को ठहरने की व्यवस्था कर दी। उन्हें लगा कि इससे उन्हें एक रहस्यमय शख्स के बारे में गहराई में जानने का रहस्य मिलेगा, मगर हर किसी की आंख फटी रह गई जब अगली सुबह वो शख्स उस बंद कमरे में अंदर से ही न जाने कहाँ गायब हो गया। इतना ही नहीं बल्कि जो दस्तावेज पुलिस ने उसके बरामद किए थे वो सब भी गायब थे। वे शख्स कौन था और कहाँ से आया था, ये टोरंटो देश का क्या राज था, ये सब आज 66 साल बाद भी एक रहस्य बना हुआ है। बात भी कही गई है कि वो सब टाइम ट्रेवल था जो गलती से इस समय में आ गया था। हालांकि इस तरह की किसी भी बात की कहीं पुष्टि नहीं हुई है। नंबर 7, इजराइल महिला। सन 1970 में नॉर्वे में स्थल वैली के नाम से एक महिला जली हुई लाश बरामद की गई। ये पैदल यात्री जो वहाँ से अपनी बेटी के साथ गुजर रहा था
उसी ने उस लाश को देखा तथा पुलिस को खबर की। महिला की लाश इतनी बुरी जल चुकी थी कि उसकी पहचान कर पाना नामुमकिन था। उसका सामान उसके पास ही पड़ा था, उसके कपड़े पर टेक हटाया जा चुका था। पुलिस के पास इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वो लाश किसकी है। महिला को लेकर संदेह तब बढ़ने लगा जब उसके हाथ में थमा हुआ सूटकेस खोला गया। उस सूटकेस में नकली बाल, 8 से ज़्यादा पासपोर्ट, बिना निर्देश वाले चश्मे के जूते तथा कुछ हाथ से लिखे बरामद हुए। इन कोड्स को तोड़ने का पता चल गया कि तारीख तथा उन जगहों की सूची जहां इस महिला को जाना था। कोर्ट रिपोर्ट के अनुसार उस महिला के शरीर में 5 से ज़्यादा 60 नींद की गोलियां मिली थीं। इसके साथ ही उसके पैर पर गोली मारी गई थी। ये बात भी सामने आई कि उसे मारने के बाद नहीं बल्कि जिंदा ही जलाया गया। इन सब बातों के अब नए सवाल अब सामने खड़े हो गए थे, जैसे कि वो कौन थी, उसे किसने और क्यों मारा था, या वो कोई जासूस थी। आखिर पुलिस ने इस केस को सबसे छुपाने की कोशिश क्यों की। सवाल तो बहुत उठे मगर जवाब आज तक किसी को नहीं मिल पाया। इस डिजिटल महिला के केस की तरह बन सकती है। हालांकि इस पर 2019 में एक टीवी सीरीज भी बन चुकी है। दोस्तों, आज हमारी कैसे लगा आपको 7 मिस्ट्री स्टोरीज के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन का बटन दबाएं।